हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट मैं राखी दिवाकर आज आपके साथ जो सेशन लेकर के आई हूँ, आज के सेशन में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ आरबीआई अटेंडेंस ऑफिसर की जो 2021 की जो वैकेंसीज आई हैं, जो रिक्रूटमेंट आया है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस। तो वैकेंसी जो आई है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, 841 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, मैं आपको स्टेट वाइज भी ये बताऊंगी कि इसमें स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है और कौन कौन से स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ये भी बताने वाली हूँ। और जितने जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस फॉर्म को हमको फिल करना है या नहीं करना है, कौन से स्टूडेंट ने जो ये फॉर्म फिल करें, जो नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, जिसको ये फॉर्म फिल नहीं करना है। तो कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं, अगर हम अंडर ग्रेजुएट हैं तो हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी इसमें आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, आपको सैलरी क्या मिलेगी, सारी अलाउंस बताने वाली हूँ मैं गाइज आपके आज के सेशन में। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अगर आपका जो इसमें आपको 1 मंथ का जो टाइम मिल रहा है इस एग्जामिनेशन के लिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगी इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, और एक्सपेक्टेड डेट के बाद अगर हम आज से देखें तो आपका 1 मंथ आपको मिलेगा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि 1 मंथ में आप इसकी एग्जामिनेशन कि 1 मंथ में आप इसके एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं या नहीं। तो गाइज मूव कर लेते हैं आगे की जानकारी पर। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन बताऊंगी। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, एग्जामिनेशन की और जो भी चीज़ की आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेट है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, तो सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट है हमारा स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो स्टार्ट कब से हो गए, जो आपकी डेट है स्टार्ट होने की फॉर्म फिल करने की, वो है आपकी 24 फरवरी 2021, यानी कि जिस दिन इसकी नोटिफिकेशन आई थी उसी दिन ये आपका अप्लाई के लिए फॉर्म जारी कर दिया गया था कि आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन मतलब फॉर्म फिल करने की, वो है 15 मार्च। 15 मार्च आपके पास लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आरबीआई अटेंडेंट का जो एग्जाम है उसको, उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन और एज, ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन तो आपसे यहाँ पे 10th पास मांगा गया है, यानी कि जो भी स्टूडेंट 10th पास कर चुका है, जिसके पास 10th पास है। और एज की बात करें तो 18 से 25, ये मैं आपको 18 से 25 बता रही हूँ जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जो SC और ST में वो लग जाते हैं डेज, आगे रिलैक्सेशन जो भी मिलता है वो भी मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी, बट यहाँ पर हम 18 से 25 जनरल की कैटेगरी को लेकर के यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो क्वालिफिकेशन क्या है गाइस, 10th पास यहाँ पे मांगा है। अब इसमें काफ़ी सारे मतलब कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि अगर हम 18 से 25 एज के अंडर ही है और हमारा 10th पास भी है तो हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन गाइज इस फॉर्म को सिर्फ वो फिल कर सकता है जिसकी अंडर ग्रेजुएशन है, यानी कि जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसकी अभी ग्रेजुएशन हो रही है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वो नहीं। जैसे कि अभी आप 3rd ईयर में है तो आप 3rd ईयर में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, चाहे आप 18 से 25 के अंडर हो, एज आपकी चाहे इसके अंडर हो, एज क्वालिफाई कर रही हो, बट यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपकी 10th पास भी है लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्जाम डेट है वो क्या हो सकता है। एक तो आपकी जो डेट रखी गई है वो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल 2021। ठीक है, 9 और 10 में से ये दोनों डेटों में रखा जाएगा एग्जामिनेशन। फिर आपकी रिजल्ट की डेट वो आएगी आपका अप्रैल, मंथ ऑफ अप्रैल में आ सकती है लास्ट तक, या फिर आपका मई में उसकी मतलब उसका रिजल्ट आ जाएगा जो आप एग्जामिनेशन देंगे 9th एंड 10th अप्रैल में। उसके बाद है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एलपीटी का, यहाँ पर जो एलपीटी की डेट है वो अभी अनाउंस की जाएगी कब, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, अप्रैल के बाद अगर अप्रैल में या फिर मई में आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके 1 मंथ के अंडर ही अप्रैल में, वो मई में या फिर मई के बाद जून में आपका एलपीटी हो जाएगा। ठीक है, एलपीटी की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है गाइस, लैंग्वेज प्रोफेशनल्स टेस्ट। आपका ये लैंग्वेज प्रोफेशनल्स का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका वो हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके, जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम देखें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन क्या मिलेगी एज में, तो मैं पहले आपको वो बताऊंगी, उसके बाद उसकी सैलरी में भी बताऊंगी। सैलरी गाइज इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप
काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी 10th जिन्होंने किया होगा, शायद वो इस वीडियो को देख भी रहे हो, जिन्होंने 10th किया है, अभी 11th 12th में वो आएंगे, 11th 12th करेंगे, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं है, वो नहीं जानते एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जामिनेशन क्या है, या उनका कुछ अलग थिंकिंग होगा कि वो कुछ और करना चाहते हैं, जैसा भी है। लेकिन मैं कहूँगी स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप 10th पास कर चुके हैं तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। 1 मंथ है आपके पास एग्जामिनेशन को देने के लिए। सो गाइज, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने अभी आपको बताया जनरल के लिए 18 to 25 चाहिए, तो मैं आपको पूरा यहाँ पर SC ST सबके लिए जो रिलैक्सेशन है उसके बाद जो भी एज आपकी चाहिए होगी वो मैं बताती हूँ। ठीक है, जनरल हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरल और EWS के बारे में। तो उनकी एज क्या चाहिए? 18 to 25 ही चाहिए। ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि 18 to 25 ही चाहिए जनरल और EWS वालों के लिए। अब यहाँ पर है SC और ST में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए क्या है रिलैक्सेशन, इसमें आपका 18 से 20, यहाँ पर 25 था, अब यहाँ पर 18 से 30 कर दिया। यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल गया। ठीक है, कितना? 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल गया। अब OBC वालों के लिए क्या है? 18 to 28 है, यहाँ पर उन्हें OBC में जो आते हैं उनको 3 ईयर्स का मिल गया। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD। अब यहाँ पर जिनको मतलब डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए अगर आप बात करें रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर है 10 ईयर्स का जनरल और EWS के लिए है, और 13 ईयर्स है OBC के लिए, और 15 ईयर्स है SC और ST वालों के लिए। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया एज लिमिट के लिए। जो भी आपकी एज का क्राइटेरिया है वो मैंने आपको पूरा डिस्कस करके बता दिया कि आपकी एज क्या चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर एजुकेशन क्या आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया आपको, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि एजुकेशन एक्चुअल में होनी क्या चाहिए। तो मूव करते हैं गाइज आगे। सो गाइज, ये है आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th standard SSC/matriculation from the concerned state union territories coming under the regional jurisdictions of the recruiting office to which he or she is applying. Such qualification should be formed from a recognizing board of that state and यूनियन टेरिटोरीज। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपसे क्लियर बोला गया है जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेगा तो उसका 10th पास होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ होना चाहिए। अगर आप 10th के बाद मतलब अंडर ग्रेजुएशन फॉर्म फिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो भी ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट है आरबीआई अटेंडेंट एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। मैंने आपको कहा था कि मैं पैटर्न भी आपको बताऊंगी। तो गाइज, पैटर्न क्या है हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी, मार्क्स कितने होंगे और आपका ड्यूरेशन टाइम कितना होगा। तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो आएगी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स की रीजनिंग आएगी। ठीक, फिर आ जाती है आपकी जर्नल इंग्लिश। यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर जर्नल इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, जर्नल इंग्लिश लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल इंग्लिश आएगी, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो ये ना सोचे कि हम इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, तो इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, जनरल अवेयर इंग्लिश में भी वही 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक, जनरल अवेयरनेस में क्या है यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सेम यहाँ पर भी यही है। अब आ जाती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पर आपको ये नहीं कहा है कि आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके मैथ्स थोड़ी सी अलग आ जाती है। यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला गया है। मैं इन दोनों बातों को इसलिए हाईलाइट करके बता रही हूँ क्योंकि जनरल इंग्लिश में जनरल इंग्लिश ही आएगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंग्लिश नहीं आएगी। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में यानी कि मैथ्स के लिए काफ़ी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपके सीरीज़ के क्वेश्चन आ गए, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी दिया हुआ है और इसके भी 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। तो टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 120 और 120 ही आपके मार्क्स हो गए। तो इसका जो ड्यूरेशन टाइम है, इस पूरे का जो आपका ड्यूरेशन टाइम है वो है आपका 1 hours and 30 minutes। आपको यहाँ पर 90 मिनट्स दिए जाएंगे इस पूरे एग्जाम, यानी कि 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइमिंग मिलेगा
90 मिनट्स का, ठीक है, 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो अगर हम लोग देखें जो नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है बैंकिंग की एक बात करें हम, तो क्या होता है, क्या रीजनिंग आता है आपका, और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, इंग्लिश आता है, ठीक है। नॉर्मल अगर हम बात करें प्री की एग्जामिनेशन की, तो उसमें क्या होता है 35 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, 35 नंबर होते हैं, एंड 35 ही मैथ्स के होते हैं, उसके भी 35 नंबर होते हैं, और 30 के आ जाते हैं आपके इंग्लिश के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपके 4 सब्जेक्ट्स है, और 4 सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन है, 30 ही मार्क्स है, और आपका ड्यूरेशन टाइम भी यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है 30 मिनट। तो वहाँ पर क्या होता है 100 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स दिए होते हैं, और यहाँ पर 120 मिनट क्वेश्चन के लिए 1 आवर 30 मिनट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि 90 मिनट्स आपको दिए हुए हैं। तो आप बहुत इजीली इतने क्वेश्चन 90 मिनट्स में कर सकते हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 90 मिनट्स में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सैलरी पैकेज के बारे में कि आपकी सैलरी क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो आपका होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है सैलरी पैकेज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मूव करते हैं गाइज आगे। सो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की सैलरी क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ। Selected candidates will draw a starting basic pay of rupees 10,940 per month in the scale of this। अगर आप जब आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, बेसिक सैलरी क्या है गाइस 10,940 आपकी सैलरी होगी, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर 380 जो आपका ये लिखा हुआ है 380 और ब्रैकेट में 404 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो बेसिक पे बढ़ेगी, इंक्रीज जो होगी आपका 380 रुपीज़ 4 बार इंक्रीज होकर के आपकी सैलरी ये होगी। उसके बाद आपकी 440 रुपीज़ 3 बार इंक्रीज होकर के आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। फिर 520 रुपीज़ 3 बार इंक्रीज होकर आपकी सैलरी ये होगी। देन 690 रुपीज़ इंक्रीज होंगे 2 बार, फिर आपकी सैलरी इतनी होगी। फिर 860 4 बार इंक्रीज होंगे तो आपकी सैलरी ये हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 1180 रुपये एक बार ही इंक्रीज होंगे तो आपकी सैलरी ये हो जाएगी। एंड अदर अलाउंस मीन्स यहाँ पर यह है कि आपकी जो सैलरी है ना, ये इतने रुपए यहाँ पर 4 बार बढ़ेगी, 380 रुपये 4 बार बढ़ेंगे, फिर इतनी होगी। फिर उसके बाद आपकी सैलरी में 440 रुपये 3 बार बढ़ेंगे, फिर इतनी हो जाएगी। फिर 520 बढ़ेंगे 3 बार, इतनी हो जाएगी। फिर 690 रुपये बढ़ेंगे 2 बार, इतनी हो जाएगी, ठीक है। फिर 860 बढ़ेंगे 4 बार ही, फिर कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी आपकी सैलरी। मतलब इंक्रीजमेंट जो होगा वो इतना होगा। फिर लास्ट में आपकी आके सैलरी जो होगी 23,700 हो जाएगी। और उसके साथ आपके अदर अलावेंस भी मिलेंगे, जो कि आपका ड्रीमनेस अलावेंस हो गया, आपका हाउस रेंट अलावेंस हो गया। मीन्स हाउस रेंट यहाँ पर आपको क्या हो गया, हाउस आपको प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे भी आपका मतलब जॉब मिलेगी आपको, जहाँ पे भी जिस भी सिटी में मिलेगा तो वहाँ पे आपको हाउस अलाउ किया जाएगा। उसके बाद सिटी कॉम्प्रेंट्री आएगा अलावेंस, ठीक है। फिर ग्रेड अलावेंस जो आपकी जो भी अलावेंस होंगी वो यहाँ पर आपको सारी दी जाएंगी। फिर हम बात करें एज एडमिनिस्बल फ्रॉम द टाइम टू टाइम एट प्रेजेंट मीन्स आपकी जो ये है ना, ये सारी अलावेंस हैं आपकी इंक्रीज होती रहेंगी, ठीक है। ये बढ़ती ही रहेंगी हर टाइम के टाइम पर ये अलावेंस बढ़ेंगी, ठीक। फिर आ जाता है एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रोस emoluments for the office attendants is approximately रुपीज़ 26,508 रुपीज़, ठीक है। क्या है रुपीज़ 26,508। सारे आपके अलावेंस होने के बाद जो भी आपकी सैलरी है वो है 25,508, ठीक। ऑफिस अटेंडेंट्स हु विल not be staying in the accommodation providing by the bank will be eligible for house rent allowance at the rate of rupees 15% per पे। मीन्स इसका ये है अगर कोई मतलब कोई कैंडिडेट्स अपने जो हाउस उसको मिल रहा है बैंक के थ्रू, अगर वहाँ पर नहीं रहना चाहता है तो वो अपनी सैलरी का 15% अलाउंस ले सकता है अपने रेंट के लिए, ठीक है। ये सारी जो पूरी सैलरी का पैकेज था मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सैलरी आपकी होगी। यहाँ पर टोटल सैलरी आपकी होगी सारे अलाउंस होने के बाद। तो सैलरी गाइज ये बहुत कम सैलरी नहीं है। अगर आप 10th पास हैं और 10th पास के बाद आपने डायरेक्ट ये फॉर्म फिल किया और आपका अगर ये क्लियर हो जाता है तो आपकी सैलरी कम नहीं है, और साथ साथ आपको सारे यहाँ पर अलाउंस मिल रहे हैं, आपका कोई भी खर्चा नहीं है। तो आई होप आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। जो भी मैंने आपको बताया, जिसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बताया, और आपकी एज लिमिट क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको बेसिक सैलरी के भी बारे में बता दिया जो आपकी सैलरी होगी सारे अलाउंस के बाद में। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि आपको पैटर्न जो आपका एग्जामिनेशन होगा मैथ्स, इंग्लिश और आपका रीजनिंग के लिए आपको
और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन, कौन कौन से चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जितना मुझे पता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी गाइस। तो मूव कर लेते हैं आगे। सो गाइज मैं लास्टली आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप लोग को ज़्यादा नहीं पता है एग्ज़ाम पैटर्न कि आपको क्या करना है एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग सब मैथ्स में क्या करिए, स्पीड मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, स्पीड मैथ्स पे ध्यान दीजिए। उसके बाद आप लोग करिए अर्थमेटिक। स्पीड मैथ्स पे ध्यान दीजिए, उसके बाद अर्थमेटिक कीजिए, देन उसके बाद आप लोग थोड़ी सी DI भी कर लीजिए। ठीक है, मैथ्स में ज़्यादा नहीं आएगा इतना, क्योंकि आपको बताया कि न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। तो स्पीड मैथ्स, फिर आप अर्थमेटिक पे ध्यान दे दीजिए और DI पे ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर आपका रीजनिंग में अगर हम बात करें तो मिसलेनियस पे ध्यान दीजिए और साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और पजल्स पे ध्यान दीजिए। फिर हम बात कर रहे थे इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में जनरल इंग्लिश आएगी। मैंने आपको बताया ना जनरल इंग्लिश आएगी, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए ग्रामर में, उसके बाद लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। ग्रामर प्लस लैंग्वेज के बारे में ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे करंट अफेयर के बारे में। तो करंट अफेयर्स जो अवेयरनेस जो आएगी आपकी, करंट अफेयर आएंगे, प्लस बैंकिंग के आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। सारी टर्म्स आपको बैंकिंग की क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि आपको क्या क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में आपको क्या ध्यान देना है, इंग्लिश में, और आपका जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या यहाँ पर ध्यान रखनी है बातें। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है जनरल अवेयरनेस के लिए कि बैंकिंग टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए सारी। ठीक, फिर अगर हम बात करें गाइस कि इस फॉर्म को फिल करने की क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर कुछ कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम फॉर्म फिल कर देंगे, तो गाइस ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आप सोच रहे हैं गलत तरीके से फॉर्म फिल करने का, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये RBI से वैकेंसी आई है, तो वो अपने आप सारी चीज़ें फिल्टर कर लेगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग रॉन्ग तरीके से फॉर्म फिल मत करिएगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी क्वेश्चन रेस होता है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेशन के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, तो आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।